हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम सिखावटी मिशन 100 का अध्याय 10 शुरू करने वाले हैं। सिखावटी मिशन 100 में जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पुराने सालों में आए हुए हैं कई बार, और इस बार भी उनके आने की संभावना पूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं पुराने सालों के अनुसार ही बनाए जाते हैं, वही कंसेप्ट होते हैं। और ये जो हैं हमारे 30% जो सिलेबस है वो रिड्यूस्ड है इसमें, तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो अध्याय 10 की हम बात कर रहे हैं, जो है तरंग प्रकाशिकी। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे 15, उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे ऐसे ही वीडियो मिलते रहें और बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है वो आपकी काफ़ी अच्छी होती रहे, और आप ज़रूर आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं अगर इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन कि हाइगेंस तरंग सिद्धांत द्वारा निम्न में से किस घटना की व्याख्या नहीं हो सकती है। तो जो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने तरंग सिद्धांत दिया था। तो इनसे एक तो हम प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, एक अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, फिर विवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, व्यतिकरण की व्याख्या कर सकते हैं, और ध्रुवण की भी व्याख्या हम इससे कर सकते हैं। तो ये 4-5 घटनाएं हैं जो तरंग गति तरंग सिद्धांत के आधार पर जिनकी हम व्याख्या कर सकते हैं। तो यहाँ देखें क्या है, प्रकाश का परावर्तन, जी हाँ व्याख्या हम कर सकते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण व्याख्या कर सकते हैं। प्रकाश का विवर्तन व्याख्या कर सकते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या हम नहीं कर सकते। इसकी व्याख्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोटोन की परिकल्पना यहाँ पे करनी होती है कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में उसकी ऊर्जा होती है, जिसको हम फोटोन कहते हैं। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो गया ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखें कि दो तरंगें कला संबद्ध कहलाती है यदि उनके, देखें ऑप्शन क्या क्या है, यदि उनके आयाम समान हो और केवल तरंगदैर्ध्य समान हो, आयाम व तरंगदैर्ध्य समान हो, उनके बीच कलांतर स्थिर रहे तथा तरंगदैर्ध्य समान हो। देखिए बच्चों, जो तरंग होती है उसका विस्थापन को हम इस प्रकार से लिखते हैं y = a sin ओमेगा t, इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो यहाँ जो यह y तो क्या है, माध्य स्थिति, ये माध्य स्थिति है, तो इससे विस्थापन कहलाता है, जो समय के साथ लगातार बदलता रहता है। यहाँ देख सकते हैं ये t पे डिपेंड करता है। तो ये जो है ये एक तो आयाम पे डिपेंड करता है कि मैक्सिमम ये कितना जाएगा, ये इस a पर निर्भर करता है। दूसरा, ये इस साइन के आगे जो आर्ग्यूमेंट है ओमेगा t, इस पर डिपेंड करता है। और अगर कोई दूसरी तरंग ले लें, इसको y1 कह दे, दूसरी तरंग ले लें उसके लिए y2 कह दे, उसका आयाम हम b मान लें, और यहाँ हो जाए साइन ओमेगा t + फाई। तो यहाँ देखें बच्चों, तो यहाँ आयाम अलग है, तो ये जो तरंग होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, थोड़ा सा ज़्यादा आयाम हम मान लेते हैं। तो ये जो साइन के आगे जो आर्ग्यूमेंट है ये टोटल, चाहे ये हो चाहे ये हो, तो ये कहलाती, साइन के आगे का कुल आर्ग्यूमेंट कहलाती है कला। कला कह सकते हैं या कला कोण कह सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा हम ऐसे पढ़ते हैं। तो साइन के आगे जो भी चीज़ है वो क्या है, एक प्रकार का कोण है। तो यहाँ जनरली जो है हम इसके कला कोण कहते हैं, क्योंकि ये जैसे चंद्रमा की कलाएं होती है 16, वो दिखाती कि कितना चंद्रमा बनेगा, वैसे ही ये जो है ये इसके जो विस्थापन को दिखाता है, विस्थापन को निर्धारित ये करता है, इसलिए इसको कला कोण कहते हैं। तो जो तरंगे हैं, अब दूसरी यहाँ पे एक तो कला किससे बनी, एक तो ओमेगा, एक टी से। टी यहाँ समय है, ओमेगा क्या है यहाँ पे, कोणीय आवृत्ति है। कोणीय आवृत्ति ओमेगा होती है, ये रेखीय आवृत्ति से इस प्रकार से संबंधित होती है 2πf से, और f जो आवृत्ति है वो क्या कहलाती है, v/λ। तो ये तीनों आपस में अंतर संबंधित है कि कोणीय आवृत्ति संबंधित है रेखीय आवृत्ति से, और रेखीय आवृत्ति संबंधित है तरंग दैर्ध्य से। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ये जो एक तरंग का पूरा माप है इसको हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो यहाँ देखें, तो कला संबंध का क्या मतलब है, कला संबंध का मतलब है कि ये जो तरंगे हैं इन दोनों के बीच जो कला का अंतर है, यानी कि यहाँ हम देखें ओमेगा टी है और यहाँ ओमेगा टी प्लस क्या है, फाई है। तो ये जो कला का अंतर है
वो क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए समय के साथ। तो यहाँ तो ये क्या है, जैसे ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो अंतर लेंगे तो ओमेगा टी से ओमेगा टी घट गया, क्या बचा फाइव, जो कि फाइव क्या है, समय पर निर्भर नहीं करता है। तो अभी अगर ये हम देख लें कि अगर यहाँ पे हमारे जो है आवृत्ति अलग अलग होती है, ओमेगा वन होता, ये ओमेगा टू होता, आवृत्ति अलग अलग, कोणीय आवृत्ति अलग अलग होने का मतलब रेखीय आवृत्ति अलग अलग, और रेखीय आवृत्ति अलग अलग होने का मतलब तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग। अगर ये दोनों अलग अलग होते तो हमारे पास कलांतर क्या आता, एक तो होता हमारे पास ओमेगा टी प्लस फाइव, और एक हम माइनस करते ओमेगा वन टी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन टी प्लस फाइव। तो ये तो क्या कर रहा है, समय पे निर्भर ये कर रहा है। अगर ये समय पे निर्भर कर रहा है तो इसका मतलब कि ये तो कलांतर स्थिर नहीं है, तो ये कला संबंध नहीं हो सकती। तो कला संबंध होने में ही पहली कंडीशन यही आ जाती है कि कोणीय आवर्ती समान होनी चाहिए, या आवर्ती समान होनी चाहिए, या तरंग दैर्ध्य समान होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आयाम समान हो, नहीं जरूरी नहीं है। आयाम व तरंग दैर्ध्य दोनों समान हो, जरूरी नहीं है। केवल तरंग दैर्ध्य समान हो, इससे भी कुछ नहीं हो सकता। दोनों कंडीशन यहाँ पे होनी चाहिए कि उनके बीच कलांतर क्या रहे, स्थिर रहे। केवल ये आता तो भी हम मान लेते, ठीक है, और तरंग दैर्ध्य समान हो। अगर कलांतर स्थिर है तो इसमें ये इनबिल्ट है कि तरंग दैर्ध्य या आवर्ती या कोणीय आवर्ती समान होनी चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया द, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं कि समान आयाम, आयाम इनका समान है, समान तरंग दैर्ध्य यानी कि तरंग दैर्ध्य भी इनका समान है, कि दो तरंगें विभिन्न कलाओं में अध्यारोपित की जाती। तो कलाएं अलग अलग है, यानी कि कला कोण क्या है, अलग अलग है। तो परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच कलांत, ये कामांतर नहीं है, ये क्या है, कलांतर होगा। तो हमें बताना है कि परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच कलांतर होगा। तो देखिए परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम, तो आयाम अधिकतम कब होता है, क्या पाई बाई टू पे होता है, क्या पाई पे होता है, क्या 3π/2 पे होता है। देखिए परिणामी तरंग का आयाम जो है वो अधिकतम कब होगा, जब उनमें क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा। कैसा व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण। और संपोषी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर है, जो कलांतर है वो होना चाहिए 2n π, जहाँ पे n क्या हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी आगे, यानी कि पूर्ण संख्या होगी। यानी कि 2π का जो है वो कलांतर पूर्ण गुणज होता है। तो या n बराबर 0 लेंगे तो 0, n बराबर 1 लेंगे तो 2π, 2 लेंगे तो 4π। तो इस प्रकार के ऑप्शन यहाँ देखते हैं। π/2 ये तो नहीं है, पाई यहाँ पे नहीं है, 2π होना चाहिए था, 3π/2 भी यहाँ पे नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 0। तो अधिकतम आयाम कब होगा, संपोषी व्यतिकरण की अवस्था में होगा, और संपोषी व्यतिकरण में जो कलांतर होता है वो होता है 2n π के इक्वल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश के कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत का मतलब इनके बीच का कलांतर समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है। अब ये संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करता है जबकि उनके मध्य कलांतर होता है। तो वही फिर से सेम पीछे वाले की तरह ही क्वेश्चन है कि संपोषी व्यतिकरण जो होता है उसमें जो कलांतर होता है फाई, वो होता है 2n π के इक्वल, जहाँ n हो सकता है 0 1 2 3 इस प्रकार से। तो यहाँ क्या आ रहा है, 0 आ सकता है, 2π आ सकता है, 4π आ सकता है, 6π आ सकता है। तो देखिए पाई नहीं, π/2 नहीं, 3π/2 नहीं, 2π। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया द 2π। अगर अब यहाँ क्या है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि क्या कह रहा है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास दो शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा है कलांतर, एक आ रहा है कलांतर, और एक आ रहा है पथांतर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। देखिए मान लो दो हमारे पास स्रोत हैं, उससे दो तरंगें निकल रही है और किसी पॉइंट पे वो मिल रही है। तो उन दोनों में जो कलांत, उस पॉइंट पे जब ये इस टाइम पे जाएगी तब उसकी क्या कला होगी, यानी कि साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इनका मान दोनों के लिए क्या होगा, उसका अंतर, वो तो कलांतर होता है। और वहीं
पथांतर क्या होता है कि शुरू से लेके एंड तक जहाँ तक ये मिली वहाँ पे इन दोनों ने कितना पथ तय किया, तो x2 माइनस x1 जो होता है इनके द्वारा किया गया पथ जो तय किया गया है उसका जो अंतर है उसको हम क्या कहते हैं, पथांतर कहते हैं। ठीक है, तो कलांतर तो क्या होता है, कोण होता है, और पथांतर क्या होता है, उनके द्वारा चली गई दूरी होती है। तो पथांतर का तो मात्रक मीटर होता है। तो इन दोनों में क्या होता है, एक संबंध होता है। तो कला क्या है, कोण है, और पथांतर क्या है, जो उसको हम x से लिखते हैं। तो अगर हम ऐसा लिखना चाहें कि कलांतर को हम फाई से लिखते हैं, पथांतर को हम x से लिखते हैं, तो इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है कि अगर हम लिखना चाहें कलांतर को पथांतर के रूप में, तो कलांतर बराबर 2 पाई बट्टा लेमड़ा इंटू पथांतर। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब 2 पाई जो कोण चलता है तब उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है, किसके इक्वलेंट होती है, लेमड़ा के इक्वल। तो अगर 2 पाई चलता है तो वो लेमड़ा होता है। तो अगर हमें 2 कलांतर निकालना है यानी कि कोण निकालना है, तो ऊपर 2 पाई को रखेंगे, नीचे लेमड़ा को रखेंगे, फिर पथांतर से गुणा कर देंगे। तो यहाँ इसकी देखो पथांतर भी मीटर में, लेमड़ा भी मीटर में, तो यहाँ कलांतर केवल कोण के रूप में आंसर हमारा आ जाएगा। इसी प्रकार पथांतर का फॉर्मूला भी उल्टा करके हम लिख सकते हैं। तो ये संबंध होता है कलांतर फाई इक्वल टू 2 पाई बट्टा लेमड़ा इंटू पथांतर होता है, यानी कि लेमड़ा हो यानी कि x होता है, सॉरी। तो x का फॉर्मूला भी यहाँ से क्या ले सकते हैं, जब हमें x निकालना है तो हम लेमड़ा को ऊपर रखेंगे, बट्टा में 2 पाई रखेंगे, इंटू क्या रख देंगे, फाई रख देंगे। तो आपको समझ में ये आया होगा कि क्या कलांतर होता है, क्या पथांतर होता है। तो जब संपोषी व्यतिकरण होता है यानी कि आयाम अधिकतम होता है, और विनाशी व्यतिकरण होता है जबकि आयाम क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो जब संपोषी व्यतिकरण होता है, तो पहले अगर हम संपोषी व्यतिकरण की बात करें, तो संपोषी व्यतिकरण में जो कलांतर होता है फाई, वो तो होता है 2n पाई। तो यहाँ पे अगर हम पथांतर लिखना चाहें, पथांतर कितना हो जाएगा, पथांतर के लिए हमें लिखना पड़ेगा, ऊपर लेमड़ा लिखना पड़ेगा, बट्टा में 2 पाई लिखना पड़ेगा, और इनटू में फाई लिखना पड़ेगा, यानी कि 2n पाई लिखना पड़ेगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू आएगा n लेमड़ा। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर तो होता है 2n पाई, लेकिन पथांतर होता है क्या, n लेमड़ा। इसी प्रकार अगर हम विनाशी व्यतिकरण की बात करें, तो विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होता है फाई, वो होता है 2n प्लस 1 पाई, यानी कि विषम संख्या में नंबर होता है, यानी कि पाई 3 पाई, n को वही 0 1 2 3 रखना है, 5 पाई, इस प्रकार से। तो यहाँ पथांतर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हमें रखना है पहले लेमड़ा, फिर नीचे 2 पाई, फिर हमें रखना होगा फाई का मान, यानी कि 2n प्लस 1 इंटू पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू लेमड़ा। तो 2n प्लस 1 अपॉन में 2 लेमड़ा, ये किसके लिए आएगा, विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो यही हमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए, n लेमड़ा नहीं, ये तो संपोषी व्यतिकरण के लिए होता है। शून्य नहीं, अनंत नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 2n प्लस 1 अपॉन 2 लेमड़ा। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा, कि किसी तरंगाग्र के 2 बिंदुओं के बीच कलांतर कितना होता है। तो सबसे पहले हमें तरंगाग्र को समझना पड़ेगा कि तरंगाग्र की क्या परिभाषा है। देखिए, हम जो तरंग सिद्धांत है उसमें हम मानते हैं कि जो तरंगें हैं वो तरंगाग्र के रूप में चलती है, वही ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तरंगाग्र होता क्या है, तरंगाग्र होता है कि ऐसे जो पॉइंट जिनके लिए फाई क्या हो, सेम हो, तो समान कला वाले जो बिंदु हैं उनका जो पथ होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। तो तरंगाग्र क्या है, उन बिंदुओं का पथ है जिनकी कला क्या होती है, समान होती है। अब कला इनकी समान है तो 2 बिंदुओं के बीच फिर कला का अंतर क्या होगा, कला का अंतर तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, 0 होगा। तो पाई नहीं होगा, पाई बट्टे 2 नहीं होगा, पाई बट्टे 4 नहीं होगा, कितना होगा, 0,
क्योंकि ये क्या है, समान कला के बिंदुओं का ये क्या है, पथ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं कि क्या है कि प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोधक का आकार कैसा होना चाहिए। तो प्रकाश का विवर्तन जो है, देखिए विवर्तन क्या होता है कि जब ऐसे प्रकाश गिरता है कहीं पे, तो अगर जहाँ प्रकाश गिरा, अगर हमारे पास वहाँ पे क्या है, एक द्वारक है, तो द्वारक के से जैसे बाकी सब तो जैसे ऐसे डार्क स्पेस है और केवल कुछ द्वारक है मतलब वहाँ से ही प्रकाश गुजर सकता है। तो अगर प्रकाश सीधी रेखा में गुजरता तो ऐसे गुजर जाता है ना, कुछ प्रेक्षित ही नहीं होता। लेकिन अब क्या होता है, यानी कि यहाँ तो क्या मिलना चाहिए, अंधेरा मिलना चाहिए आसपास, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है कि जब ये जो द्वारक है इसका आकार जो है वो डी या ए, ये जो प्रकाश गिर रहा है उसके तरंगदैर्ध्य की कोटि का होता है। अगर डी जो है वो तरंगदैर्ध्य की कोटि का होता है तो प्रकाश सीधा ना जाकर क्या होता है, इसके जो अवरोधक है उसके किनारों से मुड़ जाता है, और जहाँ पे हमें ज्यामितीय छाया मिलनी चाहिए थी वहाँ भी अब हमें क्या मिलने लग जाता है, प्रकाश मिलने लग जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। तो इसके लिए कंडीशन यही है कि द्वारक या अवरोधक का जो आकार है वो तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन क्या है, प्रकाश तरंगदैर्ध्य से बहुत बड़ा होना चाहिए। अवरोधक का जो आकार है वो प्रकाश तरंगदैर्ध्य से बहुत बड़ा होना चाहिए, नहीं। प्रकाश तरंगदैर्ध्य से बहुत छोटा होना चाहिए, नहीं। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, बिल्कुल कोटि का होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, नहीं जी बिल्कुल नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, श हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि एक ध्रुवक और विश्लेषक के अक्ष एक दूसरे के समांतर है। देखिए दो शब्द आए हैं, एक है ध्रुवक और एक है विश्लेषक। तो यहाँ हमें ये बात समझनी होगी कि प्रकाश जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। अनुप्रस्थ प्रकृति का मतलब है कि जो तरंग संचरण की दिशा है और जो कंपन की दिशा है वो क्या होती है, एक दूसरे के लंबवत वहाँ पे होती है प्रकाश के केस में। तो अब जो होता है प्रकाश जो होता है, सामान्य प्रकाश जो होता है इसमें ये जैसे तरंग संचरण की दिशा है बोर्ड के बाहर, तो इस समतल में जो कंपन की दिशा है वो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हमें तो क्या दिखाना है भाई, बोर्ड के बाहर ऐसे तरंग निकल रही है, तो ये जो बोर्ड में बोर्ड तो पूरा ही इसके लंबवत हो गया ना, तो इस किस भी दिशा में हो सकती है। तो इस प्रकार के प्रकाश को हम कहते हैं अध्रुवित प्रकाश। क्या कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश। लेकिन अगर जब हम इसको ध्रुवक में से गुजारते हैं, ध्रुवक आप ऐसा समझ लें कि इस प्रकार की संरचना होती है जिसमें एक फिक्स जो दिशा है उसी के कंपन बाहर निकल सकते हैं। तो अब इस ध्रुवक के बाद जो कंपन निकलेंगे वो क्या होंगे, इस प्रकार एक फिक्स दिशा में वो होंगे। तो इस प्रकार की घटना को हम कहते हैं कि प्रकाश का ध्रुवण हो गया। अब ये एक ही जो दिशा है, एक ही लाइन, उसके अकॉर्डिंग ये एक ही तल में ये कंपन करेंगे, सभी दिशाओं में ये कंपन नहीं करेंगे, एक दिशा में इसका कंपन फिक्स हो गया। अब फिर से अगर इसको ऐसे ही सेम पोलरॉइड जिसको हम कहते हैं, ऐसे ही जब हम पोलरॉइड से गुजारें तो ये अक्ष इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये जो ध्रुवण अक्ष है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसको प्रकाशिक अक्ष बोलते हैं। अगर आगे जो आपने उसकी प्रकाशिक कुछ और है, इसकी दिशा से कुछ अलग है, तब जो हमारे पास प्रकाश की तीव्रता मिलेगी, तो यहाँ तो क्या हो गई, प्रकाश की तीव्रता आधी हो गई। ठीक है, जैसे इसमें से गुजरता है तो सभी प्रकार की दिशाएं थी, और अब क्या होगा, ये एक ही प्रकार की दिशा में फिक्स हो गया, तो इसकी तीव्रता जो होती है वो हो जाती है आधी, I0/2। अब लेकिन दूसरे आगे जो इसकी तीव्रता होगी वो डिपेंड करेगी मेलस के नियम पर। तो यहाँ हम देखते हैं कि मेलस का नियम क्या होता है कि ये जो विश्लेषक के बाद जो तीव्रता निकलती है I, वो क्या होती है, जो ध्रुवक से तीव्रता निकली, यहाँ जो तीव्रता निकली यहाँ, वैसे इसको I0/2 को अब हम क्या मान लेते हैं, कोई दूसरी मान लें संख्या, I0 ही मान लेते हैं। जैसे यहाँ इन दो केस की हम बात करें तो इसको अगर I0 माने तब यहाँ कितनी होगी वो देख रहे हैं, तो ये होती है I0 cos स्क्वायर φ/2, जहाँ φ क्या है, इस ध्रुवक और विश्लेषक की जो प्रकाशिक अक्ष है उसके बीच का कोण। तो ये इस प्रकार ये डिपेंड करता है। I0 cos स्क्वायर φ होता है, सॉरी, I0 cos स्क्वायर φ। तो इस बात पर डिपेंड, यहीं से हम ये भी देख सकते हैं कि क्यों यहाँ पे
ये जो है वो आधी हो जाती है तीव्रता, क्योंकि देखिए भाई यहाँ तो सभी दिशाओं में थी, तो जैसे ही हमने ध्रुवक लगाया तो एक दिशा में फिक्स होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा I इक्वल टू I0 कोस स्क्वायर फाई। इस कोस स्क्वायर फाई का यहाँ पे क्या आएगा, औसत मान हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ वैसे हर एक रैंडम दिशा में थी, तो इन रैंडम दिशाओं को एक दिशा में हम देखेंगे, तो वो दिशा, उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, औसत मान देखना पड़ेगा, और कोस स्क्वायर फाई का औसत मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ I0/2 यहाँ पे आता है। तो यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात करें कि एक ध्रुवक और विश्लेषक के अक्ष एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। अगर समांतर हैं तो तब तो क्या होगी, तीव्रता मिलेगी, वो कितनी मिलेगी, I0 मिल रही है, तो वही समांतर है, तो जितनी ध्रुवक से निकल रही थी तीव्रता उतनी ही क्या निकलेगी, विश्लेषक से निकलेगी। अब ये कह रहा है कि यदि विश्लेषक को 45 डिग्री घुमा दिया जाए, तो अब ये जो कोण हो गया फाई वो कितने डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, तो निर्गत तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, I इक्वल टू I0 कोस स्क्वायर फाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, I0 कोस स्क्वायर 45 डिग्री, और कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, लेकिन इसका क्या है, स्क्वायर है, तो I इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, I0 इंटू 1/2, यानी कि I0/2। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमने अभी बात करी थी कि प्रकाश के ध्रुवण से किसकी पुष्टि होती है। तो क्या प्रकाश के ध्रुवण से, क्या प्रकाश की अनुदैर्ध्य तरंग की प्रकृति की होती है, नहीं, अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण नहीं होता। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की होती है, बिल्कुल, प्रकाश की जो अनुप्रस्थ प्रकृति है तरंग की, कि उसके जो कंपन होते हैं वो संचरण की दिशा के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। इस बात की पुष्टि किससे होती है, ध्रुवण से होती है। अनुदैर्ध्य की क्यों नहीं हो सकती, चाहे तो अनुदैर्ध्य के लिए चाहे प्रकाशिक अक्ष कुछ भी हो, अगर इसके कंपन ऐसे हैं लंबाई के अनुदिश, तो वो तो किसी भी दिशा से गुजर जाएगा। तो इससे तो जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती है उनमें ध्रुवण की घटना प्रेक्षित नहीं होगी। तो जैसे ध्वनि होती है वो अनुदैर्ध्य की जो अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है उसकी तरंग की, इसलिए वहाँ ध्वनि में ध्रुवण की घटना नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि व्यतिकरण की घटना को दर्शाने के लिए हमें दो स्रोतों की आवश्यकता होती है जो विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो व्यतिकरण के लिए हमें क्या चाहिए, दो तरंगें चाहिए, तो दो हमें प्रकाश स्रोतों से जो है वो उनकी आवश्यकता होती है। तो ये किस प्रकार के होना चाहिए, ठीक है। अगर व्यतिकरण की घटना दर्शानी है तो एक तो हमारे पास होनी चाहिए कैसी, समान आवृत्ति, और दूसरा निश्चित कलांतर। ये बात हम पहले ही देख चुके हैं कि कला संबंध स्रोत हमें चाहिए ताकि उनके बीच का जो कलांतर है दो तरंगों के वो समय के साथ स्थिर रह सके, ताकि जहाँ पे चमकीली फ्रिंज बन रही है वहाँ चमकीली फ्रिंज ही बने, जहाँ काली फ्रिंज बन रही है वहाँ काली फ्रिंज ही बनी रहे समय के साथ। अगर ऐसा नहीं होगा, कलांतर समय के साथ बदलेगा, तो अगर कलांतर समय के साथ बदला तो जहाँ कभी चमकीली फ्रिंज आ रही थी वहाँ काली आएगी, फिर काली आ रही थी वहाँ चमकीली आएगी, और ये इतना ज़्यादा तीव्र गति से होगा कि वहाँ हमें चमकीली ही दिखाई देगी हर जगह। तो हमें व्यतिकरण की घटना फिर प्रदर्शित नहीं होगी। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आवृत्ति समान हो और कलांतर निश्चित हो। अब आवृत्ति का कह रहा है तो इसका मतलब ये भी हो गया कि तरंग दैर्ध्य भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो चाहे तरंग दैर्ध्य समान कहे, आवृत्ति समान कहे, एक ही बात है, क्योंकि दोनों किस पे डिपेंड है, लैम्बडा इज इक्वल टू V/F। तो एक दूसरे से ये इस प्रकार से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की एक वर्ण तरंग का अर्थ क्या होता है। वर्ण का मतलब होता है रंग। तो एक रंग की तरंग देखें, जो हमने जब हम श्वेत प्रकाश को किसी इस प्रकार से प्रिज्म से गुजारते हो तो 7 अलग अलग रंगों में वो तब्दील हो जाती है, और उन सब का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो अलग अलग होता है। इस प्रकार यानी कि ये मतलब हो गया कि रंग अलग है तो तरंग दैर्ध्य भी क्या है, अलग है। अगर रंग एक है तो तरंग दैर्ध्य भी क्या है, एक है। तो यही कहना चाह रहा है कि एक वर्णी तरंग का मतलब एक रंग की तरंग यानी कि एक तरंग दैर्ध्य की तरंग, यानी कि समान तरंग दैर्ध्य। तो एक किरण ये नहीं, एक वर्ण की एक किरण, अब ये भी सही नहीं है, एक ही तरंग दैर्ध्य की तरंग। तो एक वर्णी तरंग जब हमें कहे तो भाई जरूरी नहीं ना। अब यहाँ तो एक वर्ण तरंग को हम सिंपली ऐसा बोल सकते थे कि ये क्यों नहीं हुआ सही, एक वर्ण की किरण। अब आपने विद्युत चुम्बकीय विकिरण वाला पाठ पढ़ा होगा, तो कुछ विकिरण ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, हमें तो केवल दृश्य वाला ही दिखाई देता है, इसलिए हम कह देते हैं रंग।
अब दूसरे तो दिखाई नहीं देते ना, तो ये एक जनरल सेंस में वर्ड यूज हुआ है। एक वर्ण तरंग का मतलब एक ही समान तरंग दैर्ध्य की तरंग, तो एक ही तरंग दैर्ध्य की उसमें तरंग होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 कि किसी तरंग के तरंगाग्र की दिशा तरंग गति के, तो अगर तरंग गति इस प्रकार से हो रही है तो तरंगाग्र क्या होगा, इनके लंबवत होता है हमेशा। जो जैसे गोलीय तरंगाग्र है तो तरंग किस दिशा में बहेगी, इसके लंबवत दिशा में, ठीक है। तो किसी भी तरंगाग्र की दिशा क्या होती है, तरंग गति के लंबवतीय होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 13वां कि अध्यारोपण का सिद्धांत किस घटना से संबंधित है। देखिए अध्यारोपण क्या होता है, अधि आरोपण मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोपण, यानी कि जब जो कोई पॉइंट है उस पर मान लो दो तरंगें आके गिर रही है, तो यहाँ इस पॉइंट पे जो परिणामी विस्थापन होगा तरंगों का वो क्या होगा, इस पहली तरंग का विस्थापन प्लस दूसरी तरंग का विस्थापन, इन दोनों का क्या होगा, सदिश योग होगा। अब इनको सदिश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कला के साथ इनका योग होगा। पहले की कला कुछ और हो सकती है, दूसरे की कला कुछ और हो सकती है, तो इनके सदिश जो योग के बराबर ये होता है। तो ये जो अध्यारोपण की का सिद्धांत है वो कहाँ लागू होता है अपने पास, ये होता है व्यतिकरण की घटना में। कि व्यतिकरण की घटना में जब हम समान जो एक कलांतर होता है, कला संबंध स्रोत होता है जिसका कलांतर समय के साथ चेंज नहीं होता, उस प्रकार के अगर दो तरंगे लें तो अगर जो जहाँ पे मिलती है तो किसी स्थान पर तो चमकीली फ्रिंज बनती है, किसी स्थान पर डार्क फ्रिंज बनती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत जो है इसको व्यतिकरण कहते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत जो है वो व्यतिकरण से संबंधित है। विवर्तन की घटना हमने पहले देखी थी कि कोई द्वारक या विश्लेषक है, उसकी ज्यामितीय छाया क्षेत्र में जो है प्रकाश के प्रवेश करने को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। उसके किनारों से मुड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत तो कहाँ लागू हो रहा है, व्यतिकरण में लागू हो रहा है। चले पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14 जो है कि एकल झिर्री के विवर्तन प्रयोग में यदि झिर्री की चौड़ाई घटा दी जाए तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है वो क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी या इनमें से कोई नहीं। देखिए एकल झिर्री जो प्रयोग किया था हमने, एकल झिर्री इस प्रकार से थी जिसकी चौड़ाई मान लो कितनी है, a है। तो जब प्रकाश इस पे आपतित हुआ था तो हमें कुछ इस प्रकार की एक केंद्रीय उच्चिष्ट मिलता है, फिर निम्निष्ट मिलता है, फिर द्वितीयक उच्चिष्ट मिलते हैं, फिर तृतीयक उच्चिष्ट। इस प्रकार से ये तो केंद्रीय उच्चिष्ट हो गया, फिर ऐसे छोटे छोटे उच्चिष्ट मिलते जाते हैं। तो अब केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई को कैसे डिफाइन करेंगे, भाई इधर जो क्या बन रहा है, निम्निष्ट बन रहा है, उसका कोण माप लें, इधर जो निम्निष्ट बन रहा है उसका कोण माप लें, तो ये इसकी क्या हो गई, कोणीय चौड़ाई हो गई। तो ये जो कोणीय चौड़ाई है वो हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ निम्निष्ट यहाँ बन रहा है, ठीक है, ये केंद्रीय है, पॉइंट है, तो ये वाला कोण क्या बन रहा है, निम्निष्ट के लिए बन रहा है। तो यहाँ हम जानते हैं कि निम्निष्ट बनने की क्या कंडीशन होती है, वो होती है a sin थीटा इक्वल टू n लेमड़ा। तो जितना थीटा ज़्यादा होगा उतनी ही इसकी केंद्रीय उच्चिष्ट की क्या होगी, चौड़ाई यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो थीटा ज़्यादा कब होगा, तो साइन थीटा यहाँ कैसे आ रहा है, साइन थीटा बराबर n लेमड़ा बट्टा a। तो जब a कम होगा तब थीटा क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे यही बात इन्होंने कही है कि एकल झिर्री के विवर्तन प्रयोग में यदि झिर्री की चौड़ाई यहाँ पे घटा दी जाए, ये चौड़ाई जो है वो क्या हो रही है, घट रही है, तो क्या होगा, थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा यानी कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई भी बढ़ेगी। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन जो है इस वीडियो का 15 नंबर क्वेश्चन है कि जब I0 तीव्रता का अध्रुवित प्रकाश किसी ध्रुवक शीट पर आपतित होता है तो प्रकाश की तीव्रता का कौन सा भाग पारगमित नहीं होता। तो यह कहना चाह रहा है कि जब I0 तीव्रता, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जब I0 तीव्रता का अध्रुवित प्रकाश, अभी ये क्या कह रहा है कि अध्रुवित प्रकाश गिर रहा है, जब अध्रुवित प्रकाश गिरता है ध्रुवक शीट पर, तो हमने क्या देखा था कि जो भी प्रकाश हो उससे जो बाहर निकलने वाला प्रकाश होगा उसका फॉर्मूला होता है I इक्वल टू I0 कोस स्क्वायर फाई, जहाँ फाई क्या है कि ये अंतर है। तो अब ये
इसकी तो अध्रुवित प्रकाश की तो हर एक दिशा में है ना, तो और ये एक फिक्स दिशा में है, तो इनके बीच में फाई भी क्या हो रहा है, हर एक दिशा में अलग अलग सारे 0 से लेकर 2 पाई तक सारे कोण आ रहे हैं इसमें। तो यानी कि यहाँ जो बाहर जो तरंग निकलेगी उसका क्या होगा, I0 ये इस कोस स्क्वायर फाई का क्या होगा, औसत होगा, क्योंकि यहाँ अध्रुवित प्रकाश में तो क्या है, सारी दिशाएं हैं, तो इनके बीच में कोण 0 से 2 पाई तक वेरी करेगा। तो यानी कि यहाँ कोस स्क्वायर फाई का औसत कितना होगा, I=I0 इंटू 1/2, तो यानी कि I0/2। तो यहाँ जो तरंग मिलेगी जो कि क्या होगी, समतल ध्रुवित तरंग होगी, तो उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, इसकी जो तीव्रता थी प्रारंभिक उसकी क्या रह जाएगी, आधी रह जाएगी। तो आधी पारगमित होती है, तो जो कौन सा भाग पारगमित नहीं होता, तो आधी पारगमित होती है तो आधी पारगमित नहीं होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया से I0/2। तो बच्चों ये हमने आज इस अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लिए थे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में ये आए हुए हैं, तो आप इनका अध्ययन जरूर करें। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले लेक्चर में हम कुछ रिक्त स्थानों वाले प्रश्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच।